18 अप्रैल सन 1955 की रात 1:15 पर दुनिया का सबसे बड़ा जीनियस मर चुका था, एल्बर्ट आइंस्टाइन। उनकी मौत के बाद 7 घंटे बाद कुछ अचानक ऐसा हुआ, एक आदमी और एक ब्रेन जो कि 70 सालों तक छुपा रहता है। यह कहानी है उस बच्चे की जो कि 4 साल तक बोल नहीं पा रहा था। उसके टीचर ने कहा, तुम अपनी जिंदगी में कभी कुछ नहीं कर पाओगे। एल्बर्ट आइंस्टाइन 19 अप्रैल सन 1955 में डॉक्टर हार्वे थॉमस सुबह 8 बजे आइंस्टाइन की बॉडी उनके सामने रखी हुई थी। उन्होंने आइंस्टाइन की बॉडी से ब्रेन निकाल लिया था बिना किसी परमिशन के। फिर शुरू होती है एक अजीब जर्नी। उन्होंने ब्रेन के 240 पीसेस, छोटे छोटे टुकड़े 23 साल तक एक वियर कूलर में रखे हुए थे। इसने पूरी साइंस को ही हिला दिया था। चलिए आइए जानते हैं एक ऐसी कहानी के ऊपर जो आपको सोचने पे मजबूर कर देगी। हाय गाइस, 14 मार्च 1879 में एक उल्म शहर में एक बच्चे का जन्म होता है। नाम था एल्बर्ट आइंस्टाइन। लेकिन ये बच्चा नॉर्मल नहीं था। जब दूसरे बच्चे बोलना सीख रहे थे तब एल्बर्ट आइंस्टाइन चुप रहते थे। उन्हें कभी एक शब्द भी नहीं बोला। पेरेंट्स भी परेशान थे और डॉक्टर कंफ्यूज्ड थे। सबको लगता था ये बच्चा नॉर्मल नहीं है। लेकिन फिर एक दिन कुछ ऐसा हुआ। 5 साल की उम्र में एल्बर्ट आइंस्टाइन के फादर ने उन्हें कंपास दिया था, एक सिंपल मैग्नेटिक कंपास। और उस दिन आइंस्टाइन के ब्रेन में एक सवाल जागा जो कि पूरी जिंदगी बदल दी। यह सुई बिना छुए नॉर्थ की तरफ कैसे घूमती है? इसी सवाल ने एक जीनियस को जन्म दिया था। मगर यह जीनियस स्कूल में फेल होने वाला था। मगर ये एंडिंग नहीं थी। 16 साल की उम्र में उन्होंने स्कूल छोड़ दिया था। पर अब उनके सामने एक बड़ी प्रॉब्लम थी। 19 में आइंस्टाइन ने फिजिक्स में ग्रेजुएशन की टॉप यूनिवर्सिटी से, लेकिन उन्हें कोई जॉब नहीं दे रहा था। एप्लीकेशन भेजते रहे और रिजेक्शन मिलती थी। मजबूरी में उन्होंने एक छोटी सी जॉब ली थी। पेटेंट ऑफिस में क्लियर बन गए थे। फिर 1905 में एक मिरेकल होता है। सिर्फ 1 साल में ही आइंस्टाइन ने 4 रेवोल्यूशनरी पेपर पब्लिश किए थे। पहला पेपर था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, जिससे उन्हें नोबेल प्राइज भी दिया गया था। दूसरा ब्रेनॉन मोशंस, ऑटोमस की सेंस प्रूव की थी। तीसरा स्पेशल रिलेटिविटी, टाइम और स्पेस को नए तरीके से समझाया था। चौथा पेपर था E बराबर MC2, दुनिया का सबसे फेमस एक्वेशन। लेकिन आइंस्टाइन को नहीं पता था कि ये एक्वेशन एक दिन पूरी दुनिया में फेमस हो जाएगा। 1915 में एल्बर्ट आइंस्टाइन ने जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी प्रेजेंट की थी। उन्होंने कहा ग्रेविटी एक फोर्स नहीं है। From the special theory of relativity that mass and energy are but different. यह स्पेस और टाइम को बेंड करता है, जैसे कि एक बॉलिंग बॉल ट्रेम्पेलिन को बेंड करती है। लेकिन साइंटिस्ट को यकीन नहीं हुआ था, प्रूफ चाहिए था। और फिर 1919 में एक सोलर स्लीपर्स ने सब कुछ ही बदल दिया था। ब्रिटिश साइंटिस्ट ने स्टार्टर्स की पोसीटन मेजर की और नॉर्मल टाइम थी। एल्बर्ट आइंस्टाइन सही थे। लाइट सन के पास से बैंड होकर गुजर रही थी। आइंस्टाइन पूरी दुनिया में फेमस हो गए थे। In California, he's greeted by excited cheerleaders. मगर इसके साथ एक खतरा भी था। सन 1933 में जर्मनी में हिटलर की सरकार बन गई। Power is limited to an army of only 100,000 men. एल्बर्ट आइंस्टाइन एक जूइश थे और हिटलर जूइश से नफरत करता था। आइंस्टाइन की जिंदगी खतरे में थी। उनके पेपर्स जलाए गए और उनकी प्रॉपर्टी को भी कब्ज कर लिया था। उनको मजबूरी में जर्मनी छोड़ना पड़ा और फिर वहां से अमेरिका चले गए। मगर उनका दिल टूटा हुआ था। उनका देश उनको एक्सेप्ट नहीं कर रहा। फिर उनको एक लेटर लिखना पड़ा जो उनकी सबसे बड़ी गलती थी। 1939 में वर्ल्ड वॉर 2 शुरू हो गई। आइंस्टाइन को कहीं से पता चला कि साइंटिस्ट ऑटोमेटिक बम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर हिटलर ये वेपन बना ले तो पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी। आइंस्टाइन ने प्रेसिडेंट रूजवेल्ट को लेटर लिखा था कि अमेरिका को पहला ऑटोमेटिक बम बनाना होगा। ये लेटर मैनहट्टन की प्रोजेक्ट की शुरुआत बन गया था, लेकिन उन्हें प्रोजेक्ट में शामिल नहीं किया था। गवर्नमेंट को लगता था कि ये सिक्योरिटी रिस्क है। और फिर 6 अगस्त 1945 में हिरोशिमा ऑटोमेटिक बम गिरा। 1 लाख से भी ज्यादा लोग मरे थे। 3 दिन बाद जब आइंस्टाइन को पता चला कि वह पूरी तरह से टूट गए। Work on relativity changed science.
and he helped alert the US about Nazi creating the atomic bomb. EMC2 जो उनकी सबसे बड़ी डिस्कवरी थी वो उनका सबसे बड़ा वर्डन बन गया। फिर आइंस्टाइन ने हार नहीं मानी और अपनी बाकी जिंदगी आइंस्टाइन की पीस के लिए काम किया। न्यूक्लियर वेपन के खिलाफ बोलते रहे, वर्ल्ड गवर्नमेंट की बात की। उन्होंने कहा हमें एक नई तरह की सोच की जरूरत, नहीं तो ह्यूमैनिटी खत्म हो जाएगी। आइंस्टाइन की आखिरी ख्वाहिश थी कि थ्योरी ऑफ एवरीथिंग बनाना है। ये फॉर्मूला यूनिवर्स को हर तरीके से एक्सप्लेन कर सके। फिर वो हर दिन एक्वेशन ब्लैक बोर्ड पर लिखते थे मगर वो फेल हो जाता था। फिर से ट्राई करते थे और वो एक्वेशन कभी कंप्लीट नहीं हुआ। 18 अप्रैल 1955 में करीब 1:15 पर प्रिंसटन हॉस्पिटल में वो आखिरी सांस ले रहे थे। एल्बर्ट आइंस्टाइन 76 साल की उम्र में, उनके मौत के बाद भी ये कहानी नहीं रुकती। उनका ब्रेन आगे कैसे चलता रहा। डॉक्टर थॉमस हार्वे ये 42 साल के पैथोलॉजिस्ट थे जो वहीं पे डॉक्टर थे। डॉक्टर हार्वे को एल्बर्ट आइंस्टाइन का पोस्टमार्टम कर रहे थे। वह सुबह 8 बजे से ऑटो स्पेस शुरू होता है। उन्होंने सोचा आइंस्टाइन का ब्रेन नॉर्मल ब्रेन से अलग होगा, इसमें जीनियस होने का राज होगा। पर डॉक्टर हार्वे के पास कोई परमिशन नहीं। 18 अप्रैल की सुबह 8 बजे से लेकर दोपहर 3 बजे तक लगभग 7 घंटे डॉक्टर हार्वे अकेले थे आइंस्टाइन की बॉडी के साथ। उन्होंने केयरफुली एल्बर्ट आइंस्टाइन की सर को खोला और धीरे से ब्रेन निकाल लिया। उन्होंने वेट तोला तो 1230 ग्राम, नॉर्मल ब्रेन से थोड़ा कम था। पर वेट से क्या होता है, जीनियस दिमाग के स्ट्रक्चर में होता है। हार्वे ने ब्रेन को फॉर्मेलिन के जाल में रखा प्रेसर्व करने के लिए और वह फिर चुपचाप घर चले गए जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो। आइंस्टाइन का क्रिएशन होना था, बॉडी को जलाना था, पर उनका ब्रेन अब गायब था। और जब ये बात बाहर आई तो तूफान मच गया पूरी जगह। अप्रैल अगली सुबह एल्बर्ट आइंस्टाइन के बेटे हंस आइंस्टाइन को ये पता चला। क्या ब्रेन चुरा लिया गया है? हंस गुस्से में थे। क्या उनके पिता की बॉडी के साथ ये क्या हो गया? वहीं डॉक्टर हार्वे ने उनके बेटे हंस आइंस्टाइन को फोन किया कि सर मैं समझ सकता हूँ कि पर ये सर साइंस के लिए है। डॉक्टर हार्वे ने हंस आइंस्टाइन को किसी तरह से कन्विंस कर लिया था। उन्होंने कहा आइंस्टाइन खुद चाहते थे कि उनका ब्रेन रिसर्च साइंस के लिए इस्तेमाल किया जाए, मगर ये सच नहीं था। फिर वो राजी हो गए थे। फिर उन्होंने कुछ कंडीशन रखी थी। हंस आइंस्टाइन कहते हैं सीरियस साइंटिस्ट के लिए कोई पब्लिक ही नहीं। डॉक्टर हार्वे ने हाँ कर दी थी और प्रॉमिस किया था मैं ये ऐसा ही करूँगा, मगर बाद में ये प्रॉमिस डॉक्टर हार्वे ने तोड़ दिया था। डॉक्टर हार्वे के पास सबसे कीमती ब्रेन था, लेकिन अब इसका क्या करना था। तो गाइस, और आगे बढ़ने से पहले मैं कहना चाहूंगा जिस भाई ने भी सब्सक्राइब नहीं करा वो जाके सब्सक्राइब कर ले। डॉक्टर हार्वे ने एक टेक्नीशियन को बुलाया, थॉमस स्टोटल, और हार्वे ने उन्हें आइंस्टाइन के ब्रेन के 240 पीसेस किए थे। 240 कप को मैथ बॉक्स जितना। हर पीस को केयरफुली सिसोडेन में प्रिजर्व किया था। फिर गिलास स्लाइड्स पे माउंट किया माइक्रो स्पेस के लिए। डॉक्टर हार्वे का प्लान था यह पीसेस दुनिया भर के बेस्ट न्यूरो साइंटिस्ट को भेजने के लिए, ताकि वो रिसर्च कर सके, पेपर्स लिखेंगे और जीनियस का राज खुलेगा। मगर ऐसा कुछ नहीं होता है। कई साल गुजर जाते हैं लेकिन कोई पेपर नहीं आया, ना ही कोई डिस्कवरी, ना ही डॉक्टर हार्वे का कोई पता था। आइंस्टाइन का ब्रेन कहाँ है और डॉक्टर हार्वे कहाँ है किसी को नहीं पता। 1978 में 23 साल बाद एक जर्नलिस्ट स्टीवन लेवी, जो कि डॉक्टर हार्वे को ढूंढ रहे थे, महीनों की रिसर्च के बाद फाइनली एक एड्रेस मिला था कंसास में, जहाँ डॉक्टर हार्वे रहते थे और उनके पास एक छोटा सा कूलर था। स्टीवन लेवी ने दरवाजा खटखटाया तो डॉक्टर हार्वे निकले। स्टीवन ने पूछा ब्रेन कहाँ है? हार्वे कहते हैं मेरे पास है और मेरे घर में है। डॉक्टर हार्वे उनको बेसमेंट में नीचे ले जाते हैं, एक पुराने बियर कूलर के पास, और कूलर खोला और उसके अंदर 2 मेसन जार में फॉर्मेलिन से भरे हुए तैरते हुए नजर आए। दुनिया का सबसे ब्रिलियंट ब्रेन एक बियर कूलर में 23 साल तक। डॉक्टर हार्वे कहते हैं मैं तो इस पर रिसर्च कर रहा हूँ। सच्चाई ये थी डॉक्टर हार्वे ने सिर्फ थोड़ा ही रिसर्च किया था, पर कोई मेजर साइंटिस्ट इंटरेस्ट नहीं थे, इसी वजह से रिसर्च नहीं हो पाई। और फिर 1978 में स्टोरी पब्लिश हो गई थी। मीडिया में शोर मच गया था कि आइंस्टाइन का ब्रेन फंडिंग कूलर में है और अब साइंटिस्ट को इंटरेस्ट आने लगा था। 1985 में पहला रिसर्च पेपर डॉक्टर मैरिन डायमंड यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में सैंपल की स्टडी की थी और उन्होंने कुछ इंटरेस्टिंग
डिस्कवर किया था। आइंस्टाइन के ब्रेन में ग्लियल सेल्स ज्यादा हैं। यह न्यूरॉन्स को ज्यादा सपोर्ट करते हैं, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग में हेल्प करते हैं। नॉर्मल ब्रेन में इसका रेशियो 1.2 होता है, पर आइंस्टाइन के ब्रेन में 1.185 था। स्पेस एरिया में क्या ये जीनियस होने का राज था। वहीं 1996 में एक यूनिवर्सिटी में पाया कि आइंस्टाइन की ब्रेन में पैरिटल लोब बहुत था। ये एरिया मैथमेटिकल थिंकिंग के लिए ज्यादा काम आता है। 1997 में डॉक्टर हार्वे ने डिसाइड किया कि मैं इस ब्रेन को एल्बर्ट आइंस्टाइन की ग्रैंड डॉटर एल्बी को रिटर्न करूंगा। डॉक्टर हार्वे ब्रेन को लेके उनकी डॉटर एल्बी के पास पहुंचे। उन्होंने ब्रेन को मना कर दिया लेने से। इवलिन कहती है कि मैं नहीं जानती ये ब्रेन कहाँ जाना चाहिए वहाँ भेज दीजिए। 2007 में डॉक्टर थॉमस हार्वे का देहांत हो जाता है। कुछ लोग उन्हें थीफ कहते थे, कुछ लोग साइंटिस्ट, लेकिन ब्रेन अब भी सफर कर रहा था। 2010 में फाइनली आइंस्टाइन के ब्रेन के बचे हुए पीसेस म्यूजियम ऑफ हेल्थ मेडिसिन को ट्रांसफर कर रहे थे। उनकी ब्रेन की 40 साल इतनी लंबी जर्नी रहती है। आइंस्टाइन ने कभी भी नहीं कहा था कि मेरे ब्रेन को प्रिजर्व किया जाए। आज भी आइंस्टाइन का ब्रेन म्यूजियम में सेफ है। तो बताना गाइस कैसी लगी आपको ये वीडियो। काफी लंबा हो गया वीडियो, और आगे भी आपको ऐसी अच्छी वीडियो लाते रहेंगे। तो आपको क्या करना है, सिर्फ लाइक करना है, पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। थैंक्स फॉर कमिंग।